तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्रोलो और हिसोका के बीच में एक डेथ मैच चालू हो गई थी एंड क्रोलो ने अपनी एबिलिटीज के बारे में हिसोका को बता दिया था एंड उसके बाद क्रोलो ऑडियंस में जाकर छुप गया था। तो आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं हिसोका को जो चलते हुए अपने मन में सोचता है एंटीना कब गायब हुआ। वो एंटीना तो यकीनन उन असली एंटीनाज में से एक ही था, है ना? तो क्या उसने उसमें कोई मच्छी पकड़ने का धागा बांध कर रखा था या ऐसा ही कुछ, और उसके बाद उसने उस एंटीना को वापस खींच लिया। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ की ऑडियंस कुछ यहाँ से फट्टी में एग्जिट की तरफ भागने की कोशिश करते रहते हैं एंड अनाउंसर भी यही बोलता है कि अगर सब लोग एक साथ दरवाजे की तरफ भागोगे तो इससे मामला और भी खराब हो सकता है। एंड इसी बीच हिसोका नोटिस करता है कि ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों का एक एक पपेट बनकर रेडी हो गया रहता है, जो कि ऑफ कोर्स क्रोलो ने अपनी गैलरी फेक एबिलिटी का यूज करके बनाया होता है। एंड इसी के साथ हिसोका सोचता है वो गैलरी फेक का यूज कर रहा है, जिसका मतलब है कि उसे कन्वर्ट हैंड वाली एबिलिटी को रिलीज करना पड़ा होगा। तो फिर एबिलिटी रिलीज करने से पहले उसने जरूर किसी के कपड़े चुराए होंगे और अपना बेस बदल लिया होगा। तो फिर अब वो आखिर कहाँ है? लेकिन तभी हिसोका नोटिस करता है कि उसके सामने से जितने भी ऑडियंस मेंबर रहते हैं वो सब हिसोका के ऊपर अटैक करने के लिए आते रहते हैं। हिसोका नोटिस करता है कि इन पपेट्स के माथे पर स्टैम्प की सील लगी हुई है। तो इसके बाद हिसोका ये सोचता है कि क्रोलो ने अपनी एबिलिटी किस ऑर्डर में यूज की होगी। बुक का पेज गैलरी फेक पर ओपन कर उस पेज पर बुक मार्क लगाना, बहुत सारी कॉपीज बनाना, ऑर्डर स्टैम्प एक्टिवेट करके ब्रेक हिसोका का ऑर्डर देना। ओ समझ गया, आखिरकार यहाँ मौजूद ऑडियंस का हर एक बंदा मेरा नाम अच्छी तरीके से जानता होगा। तो मतलब मैं लगभग 30 ऐसे पपेट से डील कर रहा हूँ जो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनके सर को उनके जिस्म से अलग ना कर दिया जाए। वैसे क्रोलो की स्पीड के हिसाब से उसने शायद इससे भी ज्यादा कॉपीज बना ली होगी, और इनमें से यहाँ भी बहुत सारे पपेट्स भी होंगे जिन्हें अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है और वो बस अपने ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। मैं जिस तरफ भी भागने की कोशिश करूँ हर तरफ उसी के लोग भरे पड़े हैं। एंड इसी के साथ हिसोका बंजी जंप यूज करते हुए सीलिंग पर चिपक जाता है एंड स्पाइडरमैन वाली फील लेता रहता है। एंड शायद से हिसोका भूल गया है कि ये लोग सिर्फ पपेट है, क्योंकि ये सारे पपेट हिसोका के ऊपर टूट पड़ते हैं जंप मार के। एंड पता है इसमें चेरी ऑन टॉप क्या है, क्योंकि तभी हम देखते हैं कि क्रोलो पीछे से स्नीक अप करता है डायरेक्टली हिसोका के पीछे। एंड तभी क्रोलो एक जबरदस्त लेफ्ट हैंड का पंच हिसोका को मारने के लिए रेडी होता रहता है, लेकिन हिसोका इसको नोटिस कर लेता है एंड वो जैसे ही ब्लॉक करने के लिए आगे ही बढ़ा होता है, क्रोलो अपना लेफ्ट हैंड पीछे पुल करके राइट लेग से एक जबरदस्त किक बजा देता है हिसोका के गर्दन में। एंड इस किक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अगले पल हिसोका टर्न ऑन हो जाता है। एंड लेकिन किक के इम्पैक्ट से हिसोका सीधा जमीन पर गिरता है एंड सारे पपेट्स हिसोका के ऊपर वापस से हमला बोल देते हैं। एंड इसके बाद हिसोका आओ ताओ देख के हर जगह जितने भी पपेट्स सबकी धज्जियां उड़ाने लगता है। एंड ये सारे पपेट्स को मारते मारते हिसोका के दिमाग में यही चलता रहता है कि इन पपेट्स के अंदर कोई फीलिंग या इमोशन नहीं है, क्योंकि जितने बार भी हिसोका ये लोग को मारता है ये पपेट्स वापस से उठकर खड़े हो जाते हैं और वापस से हिसोका को मारने के लिए आ जाते हैं। एंड जब तक हिसोका ये सब सोच ही रहा था क्रोलो वापस से आता है एंड हिसोका को एक और किक मार देता है एंड वापस ऑडियंस में छुप जाता है। एंड हिसोका के दिमाग में यही चलता रहता है कि क्रोलो बिल्कुल सेफ प्ले कर रहा है, वो सब्र कर रहा है और ऐसे मौकों की तलाश कर रहा है जहाँ पर उसे पूरा यकीन हो कि वो हिसोका को हिट कर सके। एंड वो इस प्रोसेस को तब तक दोहराए जब तक वो हिसोका पर एक फेटल ब्लो लैंड ना कर दे। एंड इसके अलावा क्रोलो हिसोका को धीरे धीरे अपने पपेट्स की भीड़ के और अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जब तक वो इन पपेट्स को कंट्रोल कर रहा है तब तक वो और नए पपेट्स नहीं बना सकता है। तो मुझे बस एक एक करके धीरे धीरे इन सब से पीछा छुड़ाना होगा। एंड इसके बाद हिसोका जितने भी पपेट्स उसके सामने आते हैं सबकी गर्दन को उड़ाने लगता है। एंड ये करते करते हिसोका को कुछ पपेट्स पकड़ भी लेते हैं, लेकिन हिसोका उनको इजीली ओवर पावर कर देता है और सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हर एक कदम आगे बढ़ाने पर मुझे 2 कदम पीछे ढकेला जा रहा है, मुझे वापस अपनी पोजीशन और बैलेंस को संभालना होगा। एंड तभी यहाँ पर क्रोलो आ जाता है जो अपने पपेट्स को ऑर्डर देता है थोड़ी जगह बनाने के लिए, जिसके चलते पपेट्स साइड हो जाते हैं एंड क्रोलो हिसोका के एब्डोमेन में एक तगड़ी किक मारता है। एंड इस किक के इम्पैक्ट से हिसोका आगे जाता है एंड वापस से पपेट से घिरा जाता है, लेकिन हिसोका फाइट बैक करता है एंड सारे पपेट्स की वापस से धज्जियां उड़ानी चालू कर देता है। एंड तभी क्रोलो एक जंप मारकर हिसोका के ऊपर आ जाता है, लेकिन दिस टाइम हिसोका इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्नीक अटैक। एंड हिसोका बंजी जंप एक्टिवेट करके पास में ही पड़े एक पपेट का हेड को अपने पास बुलाता है ताकि वो क्रोलो को मार सके, लेकिन क्रोलो मिड एयर इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद क्रोलो एक जबरदस्त एंड लुक एट दिस पैमल भाई
बहुत ही गंदी किक हिसोका के मुंह पे मारा रहता है। बट नॉट टू आवर सरप्राइज, हिसोका इज एंजॉयिंग दिस शिट वेरी हैप्पीली। एंड हिसोका इतना खुश क्यों है, ये बात जानने से पहले ये बात जान लो कि एक एडल्ट मेल के हेड का वजन लगभग 7 से 8 किलो होता है, जो कि एक मेंस प्रोफेशनल बॉलिंग बॉल के वजन से भी ज्यादा भारी होता है। एंड ये बातें हमको इसलिए बताई जाती है क्योंकि हिसोका अपने लेफ्ट पैर से बंजी गम की ऑरा को रिलीज करके आगे बढ़ाकर उसे एक दूसरे हेड के साथ जोड़कर क्रोलो के ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है। एंड ये अटैक का इम्पैक्ट भी क्रोलो पर बहुत अच्छा पड़ा है। एंड हिसोका यही पर नहीं रुकता, वो एक और बार बंजी गम का यूज करते हुए क्रोलो को एक और बार हेड दे के मारता है, लेकिन हाउएवर दिस टाइम क्रोलो उसको ब्लॉक कर लेता है अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हुए। एंड इस अटैक को ब्लॉक करने के बावजूद क्रोलो फोर्स से पीछे चला जाता है। इसके बाद हिसोका भी खड़ा हो जाता है एंड ऑडियंस एंड अनाउंसर के बीच में यही बातें चलती है कि हिसोका ने कैसे एक सक्सेसफुल काउंटर अटैक कर दिया है क्रोलो के ऊपर। एंड इसके बाद हिसोका एक और बार उसी हेड का यूज करते हुए क्रोलो पर अटैक करता है। क्रोलो हाउएवर डॉजेस दैट एंड वो वापस से छुप जाता है, लेकिन हिसोका उसी हेड का यूज करते हुए आसपास जितने भी पपेट्स हैं उन सबको एलिमिनेट करने लग जाता है। एंड इसी के साथ सारे पपेट्स को एलिमिनेट करने के बाद सिर्फ एक ही पपेट रह जाता है जिसका हिसोका ने दोनों हाथ काट दिए रहते हैं। तभी हिसोका सोचता है जब तक इसके सर से ये स्टैम्प नहीं हटता है तब तक क्रोलो के मूव्स लिमिटेड है, तो अब उसका अगला मूव क्या हो सकता है। ऑप्शन 1 स्टैम्प को हटाए बिना बाकी बचे स्टैंड बाय पपेट्स को नए ऑर्डर देना। ऑप्शन 2 स्टैम्प हटाकर गैलरी फेक से और नए पपेट्स बनाना और उसके बाद या तो उन्हें स्टैम्प से नए ऑर्डर देना या फिर कन्वर्ट हैंड का यूज करके अपनी अपीयरेंस चेंज कर लेना। ऑप्शन 1 बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अभी तक मुझे कोई बड़ा डैमेज तो नहीं हुआ है और मेरे हिसाब से अभी भी 50 से ज्यादा पपेट्स बचे हुए होंगे, तो गारंटीड विक्ट्री के लिए क्रोलो इसी अटैक प्लान से मेरी स्टेमिना और ऑरा को ट्रेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑप्शन 2 के चांसेस और भी ज्यादा है। जितने ज्यादा सोल्जर्स होंगे उसके लिए उतना ही बड़ा एडवांटेज होगा और अपनी अपीयरेंस चेंज करने के बाद वो क्राउड में आराम से कंप्लीटली डिस्गाइज होकर छुप सकता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा। एंड तभी हम देखते हैं जिस पपेट को हिसोका ने बंदी बनाकर रखा रहता है उसके माथे में से वो स्टैम्प गायब हो जाता है। इसका मतलब हिसोका जल्दी से रियलाइज कर लेता है कि क्रोलो ऑप्शन 2 के साथ गया है। एंड हिसोका आजू बाजू देखते हुए अपने मन में सोचता है क्योंकि उसका बुक मार्क अभी भी गैलरी फेक पर लगा हुआ है, तो क्रोलो छुप के भी बिना हाथ में बुक को पकड़े एबिलिटी को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन अभी वो जिस हाल में है, ऑडियंस के बीच इतनी सारी कॉपीज बनाते वक्त अगर किसी ने उसे देख लिया तो हंगामा हो जाएगा और फिर मैं उसे इजीली ढूंढ लूंगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है उसके लिए। लेकिन तब क्या होगा अगर उसने ऑप्शन बी चुना और कॉपीज बनाने के बाद कन्वर्ट हैंड का यूज कर लिया। किसी और की शक्ल लेने के बाद इस भीड़ में क्रोलो को ढूंढना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने से पहले मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अगर वो कॉपीज बनाते हुए भी मूव करते रहना चाहता है जब तक वो नए पपेट्स बना रहा है, तो वो जरूर वहां होगा जहां पर पुराने कॉपी पपेट स्टैंड बाय पर उसका वेट कर रहे हैं। एंड तभी इस वक्त क्रोलो को ऑडियंस में से नोटिस कर लेता है, लेकिन उसके बाद अपने मन में सोचता है तो वो भागते भागते नए पपेट्स बना सकता है और साथ ही पुराने कॉपी पपेट्स पर स्टैंप लगाकर उन्हें ऑर्डर भी दे सकता है। जिसके बाद हिसोका वापस से ऑडियंस के बीच में आ जाता है जहाँ पर अभी क्रोलो था। एंड उसके बाद चालू हो जाता है एक और बार चूहे बिल्ली का खेल। उसके बाद हिसोका बंजी गम का यूज करते हुए एक पपेट का सर लेता है एंड उसको क्रोलो को देके मारता है और अगर क्रोलो अटैक से बच जाता है एंड आगे भागता रहता है। हिसोका उस पपेट के सर को वापस ऐसा यूयो टाइप का यूज करते हुए खींच लेता है एंड क्रोलो को भागते हुए देख हिसोका ये सोचने लग जाता है कि व्हाट इफ क्रोलो की बुक का जो पेज है वो ना कन्वर्ट हैंड पर खुला होगा ना ऑर्डर स्टैम्प पर खुला होगा बल्कि ब्लैक वॉइस पर खुला होगा। एंड अगर क्रोलो का बुक ब्लैक वॉइस पर खुला होगा तो वो एंटीना छुपा देगा हिसोका को, जिसके चलते हिसोका का गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा, जिसके चलते हिसोका ऐसे केयरलेसली चार्ज इन नहीं कर सकता है। एंड तभी हिसोका ये असम्पशन लगाता है कि क्रोलो अभी फुल्ली डिफेंसिव पोजीशन में है एंड इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हिसोका से वो लड़ना अपनी फिलहाल के लिए अवॉइड ही कर रहा है। तो इसका मतलब यही निकल कर आता रहता है कि हिसोका का जो काउंटर अटैक है वो क्रोलो का पूरा प्लान को बिगाड़ के रख दे रहा है, जिसके चलते हिसोका को ऐसा लगता है कि उसे रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद हिसोका बंजी गम और उस पपेट के हेड को एज अ विंग टाइप का यूज करता है क्रोलो को मारने के लिए। एंड इसके बाद एक सरप्राइज अटैक जहाँ पर 6 बंदे उड़ते हुए क्रोलो के ऊपर जाके सीधा पड़ते हैं। एंड हिसोका ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने बंजी गम का एक एंड जमीन पर चिपका दिया था एंड दूसरा एंड ये भागते हुए लोगों के पीठ पर चिपका दिया था।
एंड जैसे ये लोग एनर्जी एक बार खत्म हुई, ये लोग सीधा रिबाउंड होते होते क्रोलो से जाकर सीधा टकरा गए। एंड हिसोका यहीं पर नहीं रुकता है, हिसोका वापस से उस पपेट का हेड जोर से क्रोलो को देके मारता है। हाउएवर वापस से क्रोलो इस अटैक को डॉज कर लेता है। एंड तभी अनाउंसर भी यही बोलती है कि हिसोका का निशाना चूक गया, हिसोका ने इतने परफेक्ट मौके को अपने हाथ से जाने दिया। तभी हिसोका बोलता है, ना बेटिया ना, मैं तो बस रास्ते से कचरा साफ कर रहा था, क्योंकि जब मैंने वो भीड़ तेरी तरफ फेंकी थी तभी मैंने ये तुझसे अटैच कर दिया था। एंड तभी क्रोलो बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है, इसने ये कब किया। एंड तभी हम देखते हैं हिसोका को जो बंजीगन का यूज करते हुए सबसे पहले क्रोलो को नीचे खींचता है एंड अपने दूसरे हाथ का यूज करते हुए उस पपेट का जो सर रहता है उसको क्रोलो के बैक पे जोर से देके मारता है। एंड इसके बाद हिसोका क्रोलो का कुत्ता बना देता है, जिसके बाद हिसोका कुछ ये हालत करके छोड़ता है क्रोलो की। बट टू आवर सरप्राइज ये बंदा क्रोलो था ही नहीं, क्योंकि क्रोलो कन्वर्ट हैंड एबिलिटी का यूज करते हुए अपने राइट हैंड से ऑडियंस मेंबर को टच किया था, जिसका मतलब ये है कि क्रोलो ने कन्वर्ट हैंड वाली एबिलिटी के पेज पर ये बुक मार्क को प्लेस करके रखा था। ऑन टॉप ऑफ दैट क्रोलो ब्लैक वॉइस वाली एबिलिटी का यूज करते हुए इस बंदे को कंट्रोल कर रहा था। इसका मतलब ये था कि क्रोलो ने ब्लैक वॉइस वाली एबिलिटी को यूज करके ऑडियंस मेंबर में से किसी एक को एंटीना चुभा दिया था एंड उसको ऑर्डर दे रहा था। एंड हिसोका को ओरिजिनली ये लग रहा था कि क्रोलो ने अपनी बुक मार्क वाली एबिलिटी गैलरी फेक वाली पेस्ट पर लगाई है। एंड तभी हिसोका को क्लिक होता है कि क्रोलो ने उसे चकमा दे दिया है बाय यूजिंग सन एंड मून वाली एबिलिटी। एंड तभी हिसोका बताता है कि जो चीज सन एंड मून वाली एबिलिटी को खतरनाक बनाती है वो ये बात नहीं है कि पपेट्स पर एक बार सील लगने के बाद एक्सप्लोजन हो जाएगा, बल्कि ये है कि जिन कॉपीज पर ये सील लगा दी जाती है वो कॉपीज कभी गायब नहीं होती है। हिसोका तभी फ्लैशबैक में जाता है जब क्रोलो सन एंड मून वाली एबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा था। सन एंड मून एबिलिटी जैसे दिखती है वैसे ही है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके लिए मुझे अपने दोनों हाथों को फ्री करना जरूरी रहता है। जब मुझे ये एबिलिटी मिली तो मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े। एंड तभी हिसोका बोलता है, यानी तू झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से गैलरी फेक के लिए भी दोनों हाथ फ्री होने चाहिए, जिससे मुझे लग रहा था कि वो एक साथ दूसरी एबिलिटी यूज नहीं कर सकता है, लेकिन सन एंड मून के साथ वो बुकमार्क को दूसरी एबिलिटी पर सेट करके किताब को अपने राइट हैंड पर खुला रख सकता है, यानी अपने लेफ्ट हैंड से सन को एक्टिवेट करना अभी भी उसके लिए पॉसिबल था। अगर कॉपीज गायब होती तो मैं समझता हूँ उसने गैलरी फेक हटा दिया है, लेकिन बस कॉपीज का एग्जिस्ट करना ये प्रूफ नहीं करता है कि गैलरी फेक अभी तक एक्टिव है। अभी तक की पूरी लड़ाई में उसका प्लान था कि मैं उसके रूल्स को कैसे समझता। मैंने जो सोचा था गैलरी फेक पर बुकमार्क सेट करके मास कॉपीज प्रोड्यूस करना और उसके बाद ऑर्डर स्टैम्प एक्टिवेट करके ब्रेक हिसोका का ऑर्डर देना, लेकिन असलियत में गैलरी फेक को एक्टिवेट करना, उस पेज पर बुकमार्क को लगाकर बुक को क्लोज कर देना, उसके बाद मास प्रोड्यूस करना कॉपीज को, उसके बाद सन एंड मून को एक्टिवेट करना, फिर सन की सील ये कॉपीज पर लगा देना, ये एबिलिटी को रिलीज कर देना, शायद से दोनों एबिलिटी को, उसके बाद एक्टिवेट करना ऑर्डर स्कैम को और उन्हें ऑर्डर देना तो ब्रेक हिसोका। लेकिन जब सभी कॉपीज पर सन एंड मून की सील लगानी अलग से पड़ जाए तो इसका मतलब कॉपीज मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी कम होंगी, लगभग 20 या फिर 30। लेकिन अगर मैंने अभी उसे ढूंढने में ज्यादा टाइम लगाया तो वो हर 1 से 2 सेकंड में एक नई कॉपी बनाना शुरू कर देगा। एंड इसके बाद हिसोका जंप लगाकर अरीना के फ्लोर पर लैंड होता है एंड अपनी चारों तरफ नजरें घुमा कर देखता है और सोचता है, हैरानी की बात है ऑडियंस के लोग पूरी तरह भाग नहीं रहे हैं और जख्मी लोगों की मदद करने वालों के बीच में क्रोलो को पहचानना लगभग नामुमकिन है। ऐसे हालात में क्रोलो के पास अपना अगला प्लान सेट करने की पूरी आजादी है, लेकिन वो ज्यादा ओपन में नहीं आ सकता है और ना ही अपनी तैयारी में और देर कर सकता है। लगभग 10 मिनट में यहाँ ढेर सारे रेस्क्यू वर्कर और सिक्योरिटी आने वाली है। अगर उसने अपना काम जल्दी खत्म नहीं किया तो बहुत बड़ा चांस है कि उसकी स्टैंड बाई कॉपीज को जख्मी लोगों के साथ बाहर ले जाया जाएगा। इसका मतलब वो अपना सब कुछ अपने अगले अटैक में झोंकने वाला होगा। वो सन एंड मून की मैक्स पावर यूज करके एक एक्सप्लोसिव कॉपी बनाएगा और उसे मेरे जितना पास हो सके फोड़ने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं पता कितनी कॉपीज आएंगी, लेकिन मुझे ऐसे लड़ना होगा कि उनमें से एक भी कॉपी मेरे पास ना आ पाए। तभी हम ऑडियंस को देखते रहते हैं जो पैनिक करते रहते हैं एंड अनाउंसर भी यही बोलती है कि सभी लोग कृपया शांत हो जाए, घबराने से हालात और भी बिगड़ सकती है। एंड इसी समय हिसोका सोचता है वो अपनी कॉपीज को पागल जैसे दौड़ाकर भीड़ में अफरा तफरी मचा रहा है, क्या उसने हंगामे के बीच कुछ और प्लान करके रखा है। एंड तभी अनाउंसर बोलती है, रेस्क्यू टीम और सिक्योरिटी अभी आ रही है, कृपया जितना हो सके अपनी ओरिजिनल सीट्स पर बने रहे। लेकिन तभी हम देखते हैं इस अनाउंसर का हेडसेट एक बंदा उठा लेता है और बोलता है, ब्रेक हिसोका। एंड तभी हिसोका वहां देखता है जहाँ उसे दिखने को मिलता है अनाउंसर जो माफी मांगती रहती है जो अभी बायस कमेंट पास हुआ रहता है उसके लिए। एंड तभी हिसोका बोलता है, अच्छा तो ये बात है, मेरा ध्यान इसके की तरफ खींचना चाहता था ताकि वो बीच में अपनी खुद की अनाउंसमेंट घुसा सके
ताकि एक ही पल में हर एक कॉपी तक अपना ऑर्डर पहुंचा सके और साथ ही खुद को छिपा कर रखना भी आसान हो जाए। एंड तभी ये ऑर्डर सुनने के बाद क्रोलो के सारे कॉपी पपेट्स हिसोका की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं ये आइकॉनिक पैनल जहाँ हिसोका की तरफ चारों ओर से पपेट्स आते रहते हैं। एंड इसी के साथ हिसोका एक डेविलिश स्माइल पास करता है एंड उसके बाद ही गोस क्रेजी, जहाँ हिसोका बंजी गम का यूज करते हुए 5 पपेट्स के ऊपर अपना गम लगा देता है। एंड उसके बाद हिसोका ये 5 पपेट्स को खींचता है एंड उसके बाद गोल गोल घुमाने लग जाता है। एंड जैसे ही बाकी पपेट्स हिसोका पर अटैक करने के लिए आते हैं, हिसोका ये 5 पपेट्स को स्विंग करके वहां दे मारता है। एंड हिसोका यहाँ पर रुकता नहीं है, हिसोका 360 घुमाता रहता है उन पपेट्स को, जिससे चलते हिसोका के आस पास कोई गलती से भी नहीं आ पा रहा रहता है। तभी अनाउंसर बोलती है, ये तो पूरा दंगा हो गया है, 100 नहीं 200 से भी ज्यादा ऑडियंस के मेंबर्स एक साथ हिसोका पर अटैक करने दौड़ रहे हैं और हिसोका एक ह्यूमन हैमर से उन सभी को अकेले रोक रहा है और सबको उड़ा उड़ा कर फेंक रहा है। एंड इसी के साथ जिन पपेट्स का यूज करके हिसोका ये सारे बाकी के पपेट्स को मार रहा था, वो पपेट्स भी टूटने लगते हैं। तभी हिसोका अपने मन में बोलता है, इतनी जल्दी टूट गया, चारों तरफ से ऑरा की कोटिंग किए बिना ये ह्यूमन हैमर काफी फ्रेजाइल है। एंड इसके बाद हिसोका पर वापस से वो सारे पपेट्स अटैक करने लग जाते हैं, जहाँ हिसोका उसी सर का यूज करते हुए पपेट्स का सर फोड़ते रहता है। एंड इसके बाद हिसोका पर और भी बहुत सारे पपेट्स अटैक करने लगते हैं, लेकिन हिसोका के सामने वो लोग की ज्यादा कुछ औकात नहीं रहती, तो हिसोका वो लोग को कुत्ता बना के मारता रहता है। एंड ये फाइट ऑडियंस देखती रहती है, जहाँ ये लोग अपने बीच में बातचीत करते रहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं क्रोलो को जो ब्लैक वॉइस वाली एबिलिटी यूज करके बोलता है, सही किया, बिल्कुल भी सही, और अब नीचे झुक जाओ। एंड तभी हम देखते हैं हिसोका को जो ये पपेट्स का अटैक डॉज वगैरह करता रहता है, साथ ही ये लोग को मारता रहता है। एंड अपने मन में बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, जब तक मैं इनका सर इनके गर्दन से अलग नहीं कर देता, ये बिना रुके अटैक करते रहेंगे। जैसे हिसोका दूसरे पपेट को मारने वाला रहता है, तभी क्रोलो बोलता है, अभी के साथ हिसोका के हाथ में जो पपेट का सर था वो एक्सप्लोड कर जाता है। हिसोका को भी समझ में नहीं आया रहता है ये क्या हुआ रहता है। एंड तभी हमको हिसोका का हाथ दिखाया जाता है, जहाँ पर हिसोका का पाम एरिया और साथ ही उसकी 4 उंगलियां भी एक्सप्लोजन की चपेट में आ जाती है, साथ ही उसका अंगूठा भी फट जाता है एक्सप्लोजन के चलते। एंड तभी क्रोलो बोलता है, गुड जॉब सोना मिस्टर ब्रो। एंड इसके बाद हिसोका सोच में पड़ जाता है कि उसने जिस बंदे का सर लिया था, वो लेने के बाद क्रोलो ने ऐसा क्या किया होगा। तभी हिसोका को क्लिक होता है, जब मैंने अटैक किया था उस वक्त उसकी बाकी की बॉडी वहां पड़ी थी, उस वक्त उसने पहचान लिया होगा कि मैंने किस बॉडी का सर अलग किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डैमेज खाने की वजह से धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन असलियत में वो बस उस हेडलेस बॉडी पर एक फुल्ली पावर्ड बॉम्ब मार्क लगाने का टाइम ले रहा था। लेकिन बिना सर के पपेट खुद से सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब उसने सेल फोन से एक ऐसी कॉपी को कंट्रोल किया जिस पर माइनस का साइन था, और उसे प्लस के साइन वाली बॉडी को टच करवा और उससे प्लस साइन वाली बॉडी को टच करवाया। एंड तभी हिसोका अपना लेफ्ट हैंड जो कि अभी फटा रहता है उसको ऊपर करके बोलता है, बैकअप के लिए जो बंजी का मैंने सीलिंग पर लगाया था वो बिल्कुल गायब हो चुका है, तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कितना डिसअपॉइंटिंग है, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास इतनी आजादी होगी कि मैं तुम्हारी टैक्टिक्स को एनालाइज कर सकूं और उन्हें तोड़ सकूं। अब सब कुछ अपना दांव पर लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये करो या मरो वाली सिचुएशन है। एंड इसके बाद एक पपेट भागता रहता है, जिस पर हिसोका अपना बंजी गम लगाता है और उसको खींच के अपने पास कूदा कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। एंड तभी हिसोका के पास भागते हुए बहुत सारे पपेट और आते रहते हैं, जिसके बाद हिसोका के हाथ में जो पपेट रहता है, हिसोका उसको घुमा कर ये सारे पपेट को दूर करता है। एंड तभी हिसोका अपने मन में बोलता है, अब मैं अपने लेफ्ट हैंड से नैन को सही तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरे पैर है। एंड तभी हम देखते हैं हिसोका को जो अपने लेफ्ट पैर से बंजी गन का यूज करते हुए वॉल पर चिपक जाता है। एंड तभी हिसोका का पीछा करते हुए बाकी सारे पपेट्स भी यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हिसोका बंजी गन का यूज करते हुए ये सारे पपेट्स की ऐसी तैसी कर देता है। तभी कुछ पपेट हिसोका के अटैक से बच जाते हैं एंड हिसोका के ऊपर कूद पड़ते हैं, जिसके चलते हिसोका को यहाँ से भागना पड़ता है। एंड सारे पपेट्स हिसोका के पीछे वापस भागना चालू कर देते हैं। तभी क्रोलो बोलता है, हिसोका को ढूंढते हुए सेकंड फ्लोर पर चढ़ो, जितना हो सके उतना उसके करीब जाओ और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दो। एंड तभी हिसोका भी नोटिस कर लेता है कि इन स्टैंड के ऊपर और भी बहुत सारे पपेट्स आ रहे रहते हैं। एंड तभी ये पपेट्स हिसोका के ऊपर कूद जाते हैं, जिसके बाद ये लोग तारी मार कर एक्सप्लोड हो जाते हैं। एंड इसी के साथ हिसोका भी इस एक्सप्लोजन की चपेट में आ जाता है। एंड हिसोका एक्सप्लोजन से बाहर निकलता है, जहाँ हमको देखने को मिलता है कि हिसोका ने अपने आप को ऑरा से कोट कर लिया रहता है, जिसके कारण एक्सप्लोजन का डैमेज हिसोका खूब कम हुआ रहता है। हिसोका इस एक्सप्लोजन के चलते अरीना के इस साइड से डायरेक्टली उस साइड तक उड़ते हुए जाता रहता है। एंड तभी हिसोका अपने मन में
क्रोलो बोलता है कि अगर वो नीचे गिरा तो पपेट्स का खाना बन जाएगा, और अगर वो इसी तरह उड़ते हुए सेकंड फ्लोर की दूसरी तरफ गया तो वहाँ पर एक्सप्लोसिव पपेट्स का पूरा झुंड हिसोका का इंतजार कर रहे होंगे। एंड तभी हिसोका रियलाइज करता है कि उसे किसी भी तरह सीलिंग पर अपनी बंजी गम को अटैच करनी होगी, जिसके चलते हिसोका अपना राइट लेग को ऊपर करके बंजी गम अटैच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तभी पता चलता है कि पिछले एक्सप्लोजन के चलते उसका राइट लेग फट गया रहता है। एंड इसके बाद हिसोका अपने लेफ्ट लेग का यूज करते हुए बंजी गम को सीलिंग से अटैच करने वाला रहता है, लेकिन तभी क्रोलो हिसोका के ऊपर एक इंसान फेंक के मारता है, जिसके बाद हिसोका इससे पहले कुछ और समझ पाता है। क्रोलो एक और इंसान को हिसोका के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद हिसोका डिसबैलेंस हो जाता है एंड जमीन पर गिरने लग जाता है। एंड इसी के साथ हिसोका अपने मन में सोचता है, ये क्या है, क्या मैं मरने वाला हूँ? तो अगर वैसे भी मरना ही है तो क्यों ना मैं। एंड ये बोलने के बाद हिसोका अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से कर लेता है, जिसके बाद हिसोका नीचे गिरता रहता है स्टेडियम पर। एंड गिरने के बाद हिसोका के ऊपर सारे पपेट्स चढ़ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर होता है एक बड़ा सा एक्सप्लोजन। एंड तभी हमको हेवेंस अरीना का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत से लोग भागते रहते हैं एंड एम्बुलेंस वगैरह भी आ गई रहती है। ये कुछ थोड़ा आगे का सीन रहता है। एंड तभी यहाँ पर आए न्यूज रिपोर्टर बोलती है, मैं ग्राउंड जीरो से कुछ ही मीटर दूर खड़ी हूँ, जहाँ हेवेंस अरीना के अंदर अभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। यहाँ हर तरफ फायर इंजन्स और पैरामेडिक्स है। ये जगह पूरी तरीके से एक वॉर जोन जैसी दिख रही है। एंड तभी हम हेवेंस अरीना के स्टेडियम को देखते हैं, जहाँ हिसोका और क्रोलो की फाइट हुई रहती है, जो कि एकदम गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय हो रखा रहता है। एंड तभी रिपोर्टर आगे कंटिन्यू करके बताती है कि ये मैच में बहुत से लोगों की जान चली गई है, इंक्लूडिंग हिसोका की भी। तभी हम आ जाते हैं हिसोका पर, जिसकी कुछ ये हालत हो गई रहती है। एंड यहाँ पर फैंटम ट्रूप के कुछ मेंबर आ गए रहते हैं, जहाँ पर सबसे पहले शानदार बोलता है, मुझे लगा था कि इसकी बॉडी को इससे ज्यादा डैमेज हुआ होगा। एक्सप्लोसिव पपेट के आने से पहले ही लगभग 200 नॉर्मल पपेट जिन्हें ब्रेक की कमांड मिली थी इस पर टूट पड़े थे। ऐसा लग रहा है कि उन पपेट्स की भीड़ ने एक कुशन के जैसा काम किया, जिससे ब्लास्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट कम हो गया। तभी उन सारी बॉडीज के ढेर के नीचे दबे रहने से और एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया था। इसकी मौत का असली रीजन ब्लास्ट का डैमेज नहीं है, बल्कि दम घुटना यानी सफोकेशन है। एंड इसके बाद शाननार्क और कोर्तो भी रूम से बाहर निकलने लग जाते हैं। शाननार्क माची से पूछता है कि क्या हो गया भाई, तू साथ नहीं आ रही, क्योंकि हिसोका की मौत तो कंफर्म हो चुकी है। एंड तभी माची बताती है कि हिसोका ने उसे एडवांस में पे कर दिया था, इसलिए वो उसकी वोन्स को स्टिच करके आएगी। एंड तभी शाननार्क और कोर्तो भी वहाँ से जाने लगते हैं, आपस में यही बात करते हैं कि माची कितनी सॉफ्ट हार्टेड है, जबकि हिसोका उनके ही बॉस यानी क्लोरो से ही लड़ रहा था। एंड इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं एंड माची हिसोका के वुंड्स को स्टिच करने लग जाती है। एंड इसके बाद माची हिसोका के बॉडी के पास बैठती है और देखती है कि हिसोका के गले और चेहरे पर बहुत सारी सीवियर इंजरीज आई रहती है। माची इसको स्टिच करने पर लग जाती है एंड माची सोचती है कि क्रोलो के नैनो एग्जॉर्सिज्म करवाने के हेल्प के बदले में क्रोलो का हिसोका के लिए ये एक तरह से आखिरी बार थैंक यू है। एंड इसके बाद जैसे ही माची अपना ये काम खत्म होने के बाद उठती रहती है, माची तुरंत झटके से पीछे जंप करती है, क्योंकि हिसोका की लाइफलेस कॉर्प में से एक पावरफुल नैन ऑरा ओवरफ्लो होने लग जाता है। माची हैरान होकर बोलती है कि ऑरा इम्पॉसिबल है, हिसोका तो पूरी तरीके से मर चुका है। माची को तभी रियलाइज होता है कि ये तो पोस्टमार्टम नैन है। एंड तभी हम देखते हैं हिसोका की बॉडी अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है, जहाँ सबसे पहले हिसोका अपने हाथ को अपने छाती के अंदर डाल देता है एंड फिर अपने हार्ट को बीट करवाने में लग जाता है, जिसके बाद हिसोका एक गहरी सांस लेता है। एंड इसके बाद हमको एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एक्सप्लोजन होने से पहले जब हिसोका जमीन पर गिर गया था, तभी हिसोका अपने मन में बोलता है, खैर अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना ये ट्राई कर लिया जाए। वो मेरे रबर के नैन, मेरे मरने के बाद वापस जिंदा होना मेरे दिल और मेरे लंग्स के साथ, उन्हें सहारा दो, पंप करो और एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते रहो। एंड इसी के साथ यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है एंड ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, जहाँ सीधा हिसोका की आंखें खुलती है। हिसोका एक गहरी सांस लेता है और उठकर बोलता है, यो माची, क्या मैं सच में भी मर चुका था? एंड माची बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल मर चुके थे पूरी तरीके से। एंड तभी हिसोका बोलता है, अच्छा हाँ, क्रोलो जैसे लेवल के अपोनेंट के साथ उसके चुने हुए वेन्यू पर लड़ना और उसी के साथ इतने सारे अपोनेंट से घिरा हुआ होना थोड़ा ज्यादा ही हो गया। असलियत को वाकई में पता है कि किसी की आंखें कैसे खोली जाती है।
एंड इसके बाद माची बोलती है कि अगर सीख मिल गई हो तो अगली बार से लड़ने से पहले अपने अपोनेंट और लोकेशन ध्यान से चुन लेना। इसके बाद माची बोलती है कि बैठ जा, बाकी किस टीजर्स लगा देती हूँ तुमको। जिस पर हिसोका मना करते हुए बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। एंड इसके बाद हिसोका गम का यूज करते हुए जहाँ पर भी ब्लीडिंग होती रहती है वो जगह को स्टॉप कर देता है। उसके बाद हिसोका टेक्सचर सरप्राइज नाम का एक और एबिलिटी यूज करके खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। जितने भी पार्ट्स हिसोका के डिस्ट्रॉय कर दिए रहते हैं, टेक्सचर सरप्राइज का यूज करके हिसोका वो सारे पार्ट्स को रिप्रोड्यूस करने लग जाता है। एंड इसी के साथ हिसोका ने अपने लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग को भी वापस से बना लिया रहता है। एंड हिसोका इसके बाद वापस से पहले जैसा हो जाता है जैसा वो क्रोलो से लड़ने से पहले था। एंड इसके बाद माची बोलती है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो उसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए वो वापस जा भी रहती है। तभी हिसोका बोलता है माची मैंने इस बार तय कर लिया है कि मेरे अपोनेंट्स ये नहीं डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ और किससे लड़ेंगे, मैं फैंटम ट्रूप यानी स्पाइडर्स की बात कर रहा हूँ। एंड ये बोलने के बाद हिसोका माची पर अटैक कर देता है, जहाँ हिसोका उसको हक टाइप का करता है। माची अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन माची इज डेड स्ट्रॉन्ग की वो उसको छुड़ा लेगी। एंड तभी हिसोका अपने बंजी गन का यूज करते हुए माची को इस पोजीशन में ट्रैप कर देता है। एंड इसके बाद हिसोका बोलता है फैंटम ट्रूप के बाकी मेंबर को मेरा ये मैसेज पहुंचा देना कि अब से मैं उन्हें जहाँ पर भी देखूंगा और जिसके साथ भी देखूंगा मैं वही उसको मार दूंगा, और मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक मैं उन सभी को ना मार दूं। एंड इसके बाद माची पूरी तरीके से रेस में दौड़ आती है, जहाँ माची हिसोका को बहुत गंदी गाली देती है। एंड हिसोका को बोलती है कि तुझे तो मैं अभी खुद ही अपने हाथों से मार दूंगी। एंड इसके बाद हिसोका अपना ये बैड स्ट्रेचिंग पोज मारते हुए बोलता है तो क्या मैं ये समझू कि तुम मेरा मैसेज पहुंचा देगी। एंड पीछे माची भी अभी भी उसको गाली देती हुए बोलती है कि मैं ही तुझे मारने वाली हूँ। एंड इस पर हिसोका बोलता है एक्सक्यूज मी, तूने मुझे समझ के क्या रखा है? अगर तुझे मुझे रोकना ही है तो क्यों ना सबसे पहले अपने आप को छुड़ा कर दिखाए तू, उसके बाद मुझे रोकने की ट्राई करना। एंड इससे ज्यादा गुस्से में माची को मैंने तो कभी नहीं देखा है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है क्रोलो पर, जहाँ क्रोलो बोलता है हाँ ये किंग रॉयल फैमिली वाले फिलहाल वो अभी जनरल पब्लिक से पैसेंजर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। किंग और प्रिंस न्यू कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि वहाँ कोई बेहद कीमती खजाना भी शामिल है जिसे उन्हें शिप पर ही रखना चाहिए, और अब हम उसे चुराने वाले हैं। साथ ही हमें एक साथ सफर करने का मौका भी मिल जाएगा, तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, शायद ऐसा ही कुछ। मेरे पास अब एंटीना नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें अपना सेलफोन वापस चाहिए? एंड तभी शानदार बोलता है हाँ ठीक है। एंड फिर क्रोलो बोलता है तो फिर मैं तुम्हें उसे शिप पर ही दे दूंगा। जिस पर शानदार बोलता है हाँ काफी वक्त हो गया है जब पूरी ट्रूप एक साथ इकट्ठा हुई थी। एंड इसके बाद ये लोग कॉल काट देते हैं एंड शानदार वापस से कोर्टोपी के पास जाने लगता है और बोलता है कोर्टोपी को काफी वक्त हो गया है, लगता है कहीं वो वॉशरूम में बिजी होगा। लेकिन तभी शानदार नोटिस करता है कि वॉशरूम से हिसोका निकलता है, जिसने कोर्टोपी का कटा हुआ सर अपने हाथ में पकड़ा रहता है। जिसके बाद शानदार कोर्टोपी के पास जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही हिसोका कोर्टोपी का कटा हुआ सर शानदार की तरफ फेंक देता है, जिसको जैसे ही शानदार अपने हाथों को पकड़ता है वहाँ इंस्टेंटली हिसोका आ जाता है, जो कि बहुत ब्रूटली शानदार को मार देता है। एंड इसके बाद थोड़ा आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शानदार की लाश स्विंग करती रहती है, मीन्स एक झूले पर लटकती रहती है, जिसके चारों तरफ कौवे रहते हैं। एंड वहीं उसके आगे कोर्टोपी का भी कटा हुआ सर रहता है, जिस पर भी कौवे उसको खाते रहते हैं। एंड इसी के साथ हिसोका यहाँ से चला जाता है, जो कि गाते हुए जाता है और बोलता है फैंटम ट्रूप के बस 10 मेंबर ही बचे हैं। एंड इस फालतू चीज के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।